नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज साथियों हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में, क्योंकि होली के पहले मोदी सरकार ने ईपीएफओ के तहत 6 करोड़ पीएफ अकाउंट धारकों को झटका दे दिया है। यानी 6 करोड़ जो पीएफ अकाउंट धारक हैं, कर्मचारी हैं, उनको जोर का झटका धीरे से मोदी सरकार ने दिया है। तो आइए जानिए साथियों क्या होता है ईपीएफओ। उसको आसान भाषा में आज हम लोग समझते हैं। ईपीएफओ से तात्पर्य हो जाता है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर किस साल कितना ब्याज मिला, इसके बारे में यहां डाटा आपके सामने दिया गया है। 2011-12 से लेकर के 2021 और 22 तक का आंकड़ा आपके सामने दिया हुआ है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष यानी कि 2020 और 21 में जो 8.5% का ब्याज था, उसे अब घटा करके मोदी सरकार ने 8.10% निर्धारित कर दिया है। यानी अब कर्मचारियों की जेब कटना तय हो गया है। अभी तक पिछले 40 सालों में कभी भी इतना कम आंकड़ा साथियों नहीं गया था। यानी कि 1977 और 78 में लगभग 8% एक बार गया था, लेकिन आज तक पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम ब्याज दर यानी 8 पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हैं आंकड़ा 110% ब्याज दर कर दी गई है। जबकि 2011-12 का आंकड़ा 8.25% था। वही देखेंगे 12-13 में 8.50, 8.75 और 8.80, 8.6 आ जाता है 2016-17। फिर देखेंगे 2017 और 18 में 8.55% हो गया। फिर 2019-20 का आंकड़ा जो था 8.65%, लेकिन इसके बाद अब घटना स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हैं ग्राफ लगातार गिरने लगेगा। 2020 और 21 में 8.50 और 2021-22 के लिए 8.10% निर्धारित कर दिया गया है। तो इस तरीके से अब लगभग सभी कर्मचारियों को, ऐसे कर्मचारी जिनका पीएफ अकाउंट है, ठीक है ना, पीएफ अकाउंट धारक देश में लगभग 6 करोड़ कर्मचारी हैं, उनका अकाउंट यहां पर लूज हुआ है। अब यहां पर हम समझेंगे ईपीएफओ के बारे में। तो ईपीएफओ जिसकी स्थापना साथियों 4 मार्च 1952 ईस्वी में किया गया था, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना 4 मार्च 1952 ईस्वी को। और इसकी स्थापना के बाद आप सोच रहे होंगे आखिर इसको हम पढ़ा क्यों रहे हैं, इसका आपके पढ़ाई से क्या रिलेवेंट है। इसको हम समझेंगे संविधान के भाग 4 से जोड़ते हुए, क्योंकि आपके संविधान के भाग 4 वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। वहीं पर एक आर्टिकल है जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका नाम है भैया 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है बेटा? काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार। तो काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार किसमें बताया गया? 41 में बताया गया। और इसी के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि काम, शिक्षा और लोक सहायता के अंतर्गत बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, असक्तता आदि नियमों के अंतर्गत आप देखेंगे अगर आदमी जब पूरे जीवन कार्य करता है किसी कंपनी के लिए, किसी नियोक्ता के लिए, तो उसके रिटायरमेंट के बाद यानी सेवानिवृत्ति के बाद उसके जीवन निर्वाह का असर क्या होगा, यानी उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी मुद्दों के लिए डीपीएसपी जो कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, तो राज्य को लगा कि 4 मार्च 1952 ईस्वी को जो हमारे कर्मचारी हैं उनके जो 60 साल काम करते हैं, लेकिन 60 वर्ष के काम करने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनका बुढ़ापा कैसे बीतेगा, यानी उनके वृद्धावस्था के दौरान क्या वो काम कर पाएंगे, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, इसीलिए ईपीएफओ का स्थापना किया गया। और ईपीएफओ के अंतर्गत एक अकाउंट खोला जाता है जिसको कहा जाता है पीएफ अकाउंट। अब पीएफ अकाउंट्स के बारे में आगे हम समझेंगे। तो पीएफ अकाउंट में होता क्या है, यानी कि जो कर्मचारी होता है उसकी आय का, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है उसका एक निश्चित परसेंट किसके, तो भैया एक अकाउंट में डाला जाता है, और वही उस पर जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं भैया पीएफ ब्याज दर। उसी ब्याज दर में सरकार ने अभी हाल ही में उसमें कमी की है। वो कमी कितनी की गई है, तो लगभग 8.110% कर दिया गया है वर्तमान में, जबकि इसके पहले 8.50% था। इसको आगे हम देखेंगे कि कितना कमी होती, कितना नुकसान। आप देख रहे हैं ईपीएफओ के बारे में, पैसे का लेन देन है, पैसे के लेन देन से ही हर आदमी की दिनचर्या चलती है। अब यहां पर साथियों समझते हैं कि ईपीएफओ एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को कितना नुकसान होगा। तो ईपीएफओ एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को उसकी बेसिक सैलरी जो होती है, उनकी बेसिक सैलरी प्लस जो महंगाई भत्ता हो जाता है यानी कि डीए, बेसिक सैलरी और प्लस महंगाई भत्ता का कितना परसेंट, तो साथियों 12% कौन देता है,
तो भैया ये पीएफ अकाउंट में जमा होता है। तो आपको समझना है ईपीएफओ एक्ट के अंतर्गत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस उसके डीए का 12% उसके अकाउंट में जमा किया जाता है, जबकि कंपनी भी इसमें कितने का सहयोग करती है, कंट्रीब्यूट करती है। जिस कंपनी में काम करता है वो व्यक्ति, वह कंपनी भी अपनी तरफ से इसमें कितने परसेंट का, तो भैया 12% का कंट्रीब्यूट करती है या सहयोग करती है। अब लेकिन इस 12% पे हमें यह समझना होगा कि 3.67% ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है भैया पीएफ अकाउंट में, जबकि आप आगे देखेंगे 8.33% ये कहाँ जाता है, तो कर्मचारी के पेंशन स्कीम में चला जाता है। अब ये 2% अलग अलग हो गए, जो कंपनी के द्वारा सहयोग किया गया था और जो किसके द्वारा, कर्मचारी की बेसिक सैलरी और उसका जो महंगाई भत्ता था उसका एक निश्चित परसेंट कितना 12% काट करके पीएफ अकाउंट में डाला जाता है, और इसी पर जो ब्याज मिलता है, जितना पैसा हो जाएगा इसी पर जो ब्याज मिलेगा वही कहलाएगा पीएफ रेट या पीएफ ब्याज दर। अब पीएफ ब्याज दर वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है, तो पीएफ ब्याज दर की बात करेंगे तो लगभग 8.110% घटा करके कर दिया गया है, जो कि बहुत ही कम है पिछले वर्ष की अपेक्षा। और ये पीएफ अकाउंट हर साल प्रत्येक वर्ष यानी वित्तीय वर्ष के लास्ट में निर्धारित किया जाता है। तो यहां पर देखेंगे और आगे इसमें हम समझें कि कितना नुकसान हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो मान लिया वर्तमान में आपके पीएफ अकाउंट्स में 5 लाख रुपए हैं, पीएफ अकाउंट्स में कितने लाख रुपए, तो भैया 5 लाख रुपए हैं। अब इस 5 लाख रुपए में वर्तमान में यानी पिछले साल कितना ब्याज था, तो 8.50% ब्याज दर के हिसाब से आपको कितना ब्याज प्रतिवर्ष मिलेगा, तो लगभग 42,500 रुपए आपका यहां पर होता है जो ब्याज मिलेगा। लेकिन यही ब्याज दर घट जाने की वजह से कितना हो गया, 8.110%। जब ब्याज हो जाएगा तो इसी 5 लाख का अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 40,500। यानी कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा डिफरेंस देखेंगे तो 2,000 रुपए प्रतिवर्ष आपका नुकसान होगा, जो कि एक मोटा अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्याज घटने से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया क्या अंतर इसमें पाया जाता है। अब बात करेंगे इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो साथियों इसकी शुरुआत की गई थी 1952 से। जब शुरुआत किया गया था इस पर ब्याज रेट बहुत कम दिया जाता था। 1952 में इस पर ब्याज दर था 3%, लेकिन उसके बाद आगे चल करके 1972 में इस पर 6% का ब्याज दर दिया गया। और सबसे ज्यादा ब्याज दर कब था, तो 1989 का वो ईयर था। 89 और 88 में लगभग ब्याज दर में उछाल आता है इकट्ठे, और ब्याज दर बढ़ के हो जाती है 12%। यानी आज तक के अगर देखा जाए ईपीएफओ के इतिहास में, तो सबसे ज्यादा 12% की ब्याज दर कम मिली थी 1989 में। इसके पहले आज तक कभी भी 12% से ऊपर ब्याज दर नहीं निर्धारित हुई है। अब साथियों यहां पर हम देखेंगे इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी प्लस यहां पर सीबीटी की बैठक होती है, और सीबीटी की बैठक के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में कितना ब्याज दर दिया जाएगा, और इनके निर्धारण करने के बाद यानी इनके निर्णय के पश्चात इसको किसके सहमति की आवश्यकता होती है, तो इसे वित्त मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होती है। और वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद इसे तुरंत इंप्लीमेंट यानी लागू कर दिया जाता है। जबकि अभी यानी कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी प्लस सीबीटी ने अनुमति दे दी है, लेकिन वित्त मंत्रालय की अभी इस पर मोहर लगनी बाकी है। लेकिन यह मान लिया गया है लगभग, अब क्या है ये सारा मामला तय है, यानी जो ब्याज दर होगा पीएफ अकाउंट पर वह 8.10% हो जाएगा। और इस तरीके से देखा साथियों, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे जो घटना थी, पूरे कार्यक्रम को मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया। अगर आप सभी साथियों को ये पूरी चीज, पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसे लाइक और शेयर करेंगे। आगे क्वेश्चन ऑफ द डे हम देख लेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और हमारे अवर बैचेस के बारे में एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद बहुत सारी वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, फ्री वीडियो, ई बुक वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। करना क्या है, हमारे एमजेटी एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है, और बहुत सारी क्विज वगैरह इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और हमारे अवर बैचेस के बारे में देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच जो आपके लिए अवेलेबल है पूरी तरीके से, और पुलिस बैच, खाकी बैच भी है। राज्य व्यवस्था और संविधान के स्पेशल बैच भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखेंगे अर्थव्यवस्था, सामान्य हिंदी, अंक गणित और एसएससी जीडी वगैरह के बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो परचेज कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।